सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं बात करने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के जो स्पॉन्टेनिटी या फिर एंट्रोपी वाला जो टॉपिक है वो ये पार्ट 3 है आपके थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का। चलिए ज़रा शुरू करते हैं। तो व्हाट इज स्पॉन्टेनिटी, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि स्पॉन्टेनिटी क्या है। देखो, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि पोटेंशियल टू प्रोसीड। पोटेंशियल टू प्रोसीड इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि ये देखो, हम क्या जानते हैं, जैसे ना एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है ये कन्वर्ट हो सकता है डायमंड में। अच्छा, ये कन्वर्ट ही हुआ होगा, दोनों के दोनों क्या है, कार्बन के फॉर्म है। तो किसी न किसी तरीके से ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो रहा होगा। या फिर और चीज़ मैं देखूं, जैसे कि H2 + O2 से वाटर बनेगा। लेकिन क्या ये इतनी जल्दी हो जाएगा? नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं होगा। कुछ चीज़ें हैं जो जल्दी हो जाती है, कुछ चीज़ों को बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल आयरन है। आयरन को अगर आप ओपन एयर में रख देते हो तो उसमें क्या होता है, रस्ट, उस पर जंग लग जाएगा। जंग लग जाएगा कुछ समय के बाद। तो वो क्या हुआ कि ऐसा प्रोसेस है जो आपको दिख गया। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस है जो कि बहुत समय ले लेते हैं। एक और जल्दी से होने वाला प्रोसेस का नाम ले लूँ तो जैसे कि कंबशन है, कितनी जल्दी से हो जाता है। या फिर और भी कोई प्रोसेस इस तरीके का हो, जैसे कि रस्टिंग वाला एग्जांपल मैंने दिया। फूड है, खाने को तुम बाहर में रख दो और कुछ दिन एक ही दिन में, जैसे कि ज़्यादा गर्मी है तो एक दिन में ख़राब हो जाएगा। तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जो आपको दिख जाएंगे कि हाँ ये हुआ है, तो आप बड़े आसानी से बोल दोगे कि हाँ ठीक है ये अपने आप हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें सालों लग जाते हैं, जैसे वाटर प्लस में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, इसमें बहुत समय लगेगा। या फिर ग्रेफाइट का डायमंड बनना, इसमें बहुत समय लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, पोटेंशियल तो है प्रोसीड होने के लिए, लेकिन जल्दी से नहीं होगा। तो स्पॉन्टेनिटी का सिंपल मतलब होता है हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट द एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिना बाहरी हेल्प के अगर कोई प्रोसेस अपने आप अगर होता है तो ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं और इस फेनोमेना को स्पॉन्टेनिटी बोला जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लर्न कर लेंगे। तो प्रोसेस बेटा जी दो प्रकार के हो गए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हुआ? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ एंड मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल, जिसको रिवर्स बैक करने के लिए सिर्फ एक साधन है कि आप किसी एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी का यूज़ करो, तभी वो पीछे हो पाएगा। तो क्वेश्चन उठता है कि कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। स्टोन है, स्टोन कुछ हाइट पर है, तो स्टोन की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। h क्या, ये हाइट है। अब जैसे पत्थर को ऊपर से गिरा देते हो सरफेस पे, तो क्या होता है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है। तो एनर्जी डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि इसका जो एनर्जी का जो चेंज होगा, एनर्जी डिक्रीज का मतलब क्या, देखो जो फाइनल एनर्जी होगा वो कम हो जाएगा ना इनिशियल एनर्जी से। तो आप जब एनर्जी का चेंज निकालोगे, जिसको हम एंथैल्पी चेंज बोल देते यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में, वो वैल्यू नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एंथैल्पी का चेंज नेगेटिव है तो उसको एक्सोथर्मिक बोल देंगे। तो आप सिंपल डेल्टा एच की वैल्यू से पता कर सकते हो कि सिस्टम स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अगर एनर्जी जो है, एनर्जी डिक्रीज हुई तो बोलेंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर एनर्जी इंक्रीज हुई है तो बोलेंगे प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, स्टोन वाले एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझ लिए। नाउ द इन केमिस्ट्री एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ऐसे रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस हो। यहाँ पर देखिए एक्सोथर्मिक क्या होगा, जो स्पॉन्टेनियस हो। और एंडोथर्मिक मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एंडोथर्मिक आपको पता है, एक्सो में तो सिंपल डेल्टा एच इक्व टू नेगेटिव हो जाता है, और एंडो में क्या हो जाता है, डेल्टा एच इक्व टू वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। क्लियर है? तो केमिस्ट्री में आपको ऐसे पहचान लेना है कि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच वैल्यू देख के हम बता सकते हैं। जैसे कि ये देखो दो रिएक्शन है, ये आपको पता होगा कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं। ये -92 है, मतलब एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये एक्सो। इसी तरीके से ये वाटर का फॉर्मेशन, यहाँ भी वैल्यू देखो ये -285 नेगेटिव है तो एक्सो। तो दोनों कैसे है, दोनों है आपके स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो
होपफुली आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो कि स्पॉन्टेनियस है बट एनर्जी रिलीज भी हो रही है, जनता बहुत खुश। देखो बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें जो कि स्पॉन्टेनियस है और उसका डेल्टा एच नेगेटिव है और सब मतलब एकदम जनता खुश है कि नेगेटिव है। हाँ ठीक है, स्पॉन्टेनियस भी और नेगेटिव है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव है फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब ये क्या हुआ, डेल्टा एच तो एंडोथर्मिक हो गया ना, और एंडोथर्मिक अभी पता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। यहाँ पर देखो एक्सोथर्मिक डेल्टा एच जो है वो क्या है, नेगेटिव होता है, और एंडो में डेल्टा एच पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में तो हमने पढ़ा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो कुछ रिएक्शन तो यहाँ पर तो कोई मज़ा आया, बहुत कोई दिक्कत नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ रिएक्शन ऐसे हैं कि जो वैल्यू पॉजिटिव है फिर भी ये स्पॉन्टेनियस है। तो अब ये क्या हुआ, एक कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे कि ये देखो, ये रिएक्शन है, N2 नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन रहा है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव 33। ऐसे कार्बन डाइसल्फाइड बन रहा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव 128। तो ये दोनों रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाता है कि जो ये डेल्टा एच वाला फैक्टर है ना, ये एक अकेला फैक्टर नहीं है जो स्पॉन्टेनियस बताएगा, ये अकेला नहीं है। मतलब स्पॉन्टेनियस बताने के लिए इसके अलावा और भी कोई फैक्टर है। ठीक है, तो अब यहाँ से पिक्चर में एंट्री होती है एंट्रोपी की, कि भैया डेल्टा एच से तो नहीं हो पा रहा है, कुछ रिएक्शन में डेल्टा एच लग पा रहा है, कुछ रिएक्शन में डेल्टा एच नहीं चल पा रहा है। तो पहले ये समझो कि एंट्रोपी होता क्या है ना। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिनका डेल्टा एच जीरो भी होता है फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। मतलब डेल्टा एच जीरो है तो भी स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एच पॉजिटिव है फिर भी स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एच नेगेटिव है वो स्पॉन्टेनियस है। तो ये तो चलो, ये तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था उसके। लेकिन इन दोनों को कैसे एक्सप्लेन करें, ये कैसे स्पॉन्टेनियस हो रहा है, इसका मतलब देयर आर सम अदर फैक्टर जिसकी वजह से रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, या फिर कंबाइन इफेक्ट है। चलो एक चीज़ इसको समझते हैं, पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। देखो ये इसमें ए साइड है और इधर ये बी साइड है। इधर क्या है कि हमने ब्लैक कलर के गैसेस मॉलिक्यूल डाल रखे और इधर रेड कलर के गैसेस मॉलिक्यूल डाल रखे हैं। अगर तुम यहाँ से कोई एक गैस मॉलिक्यूल पिक करते हो तो आप एकदम श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि यार ये ए है। आप राइट साइड वाले में से पिक करते हो तो आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि बेटा ये बी है। लेकिन जैसे ही ये बीच में ये जो पार्टीशन है, ये बैरियर जो है, इसको हम रिमूव कर देते हैं तो सारे के सारे गैस एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। अगर यहाँ से अगर आप एक निकालो बिना देखे और आपसे पूछे कि ब्लैक या फिर रेड, तो आप श्योर नहीं हो सकते कि ये ब्लैक है कि रेड है। दोनों की पॉसिबिलिटी है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे रेड एक कोने में जाके चिपक जाएंगे, दिस विल नॉट हैपन। तो मेनली हो क्या रहा है कि इस पार्टीशन को हटाने से डिसअरेंजमेंट जो है, एक इरेगुलरिटी बढ़ रही है, एक रैंडमनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। तो मतलब जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, इसकी ऑलवेज टेंडेंसी होती है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड हो जाए, एक डिसऑर्डर्ड हो जाए। क्या हो जाए, डिसऑर्डर्ड हो जाए, या फिर इनमें ये एक चाओटिक हो जाए, एक चाओटिक हो जाए, मतलब एक डिसऑर्डर अनऑर्गेनाइज्ड हो जाए। और यही एक क्राइटेरिया बनता है स्पॉन्टेनियस चेंज का। जितना ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज या फिर डिसऑर्डर, जितना ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ेगी उतना ज़्यादा उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाएगी। इस चीज़ को फिर से समझते हैं। एंट्रोपी है क्या, मतलब एंट्रोपी मेज़र है डिग्री ऑफ व्हाट, डिग्री ऑफ रैंडमनेस की। एंट्रोपी क्या है, मेजरमेंट है डिग्री ऑफ रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस का इन द सिस्टम। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी, और जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। मतलब गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है अगर आप कंपैरेटिव बात करें, उससे कम लिक्विड की होती है और सबसे कम जो है सॉलिड की होती है। सॉलिड में बेटा जी दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एमॉर्फस जैसे एग्जाम्पल में ग्लास हो गया, क्रिस्टाइन एग्जाम्पल में सॉल्ट हो गया। तो एमॉर्फस सॉलिड की क्रिस्टलाइन सॉलिड से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब एक और चीज़ समझते हैं
जो एंट्रोपी, थोड़ा बहुत तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि एंट्रोपी माने डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी माने डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब जरा देखते हैं हीट और एंट्रोपी कैसे रिलेट करता है। देखो सिस्टम को अगर हीट करोगे तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ऑब्वियस ही, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसके अंदर क्या है, डिसऑर्डरनेस ही तो बढ़ रही है। तो यूजुअली हम क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक हीट करने से सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है। अब दो बातें होती है, एक सिस्टम है और एक दूसरा सिस्टम है। एक सिस्टम मान लो कि एक सिस्टम है 10 डिग्री सेल्सियस पे और एक सिस्टम ऑलरेडी है 50 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें बेटा जी ऑलरेडी रैंडमनेस ज़्यादा है, इसमें कम है। तो आप इक्वल अमाउंट ऑफ हीट अगर प्रोवाइड करो इस पे और इस पर, तो जो डिसऑर्डरनेस या फिर एंट्रोपी जो बढ़ेगी इस वाले में ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें कम बढ़ेगी। बढ़ेगी ज़रूर, ये बात ज़रूर है, दोनों की एंट्रोपी बढ़नी तय है, लेकिन ज़्यादा किसकी बढ़ेगी, ज़्यादा उसकी बढ़ेगी जिसका टेम्परेचर कम है। मतलब अगर हम एंट्रोपी चेंज को बात करें तो टेम्परेचर जितना कम होगा एंट्रोपी हीट देने से उतना ही ज़्यादा उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो हीट से तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया और टेम्परेचर से इन्वर्स रिलेशन हो गया। ये एक फार्मूला तैयार हो गया आपका एंट्रोपी का, इस इन टर्म्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। हीट आप एंथैल्पी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो आगे हम देखने वाले हैं। जो टोटल एंट्रोपी होती है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी होती है। और बेटा जी टोटल एंट्रोपी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होती है। टोटल एंट्रोपी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस में तो माइनस होगा, वो बात तो अलग ही है। ठीक है, एंट्रोपी इज़ मैक्सिमम एंड देखो इक्विलिब्रियम के केस में देखें तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि धीरे धीरे एंट्रोपी बढ़ती है और उसके बाद एंट्रोपी एक मैक्सिमम लिमिट को रीच करती है और एट द एंड एंट्रोपी जो इक्विलिब्रियम पे है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो एंट्रोपी इज़ मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंट्रोपी इज़ मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। और ये क्या है, ये चीज़ जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ज़ीरो, मतलब देखो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा ना तो एंट्रोपी में फ़र्क नहीं आएगा, जितना मतलब फाइनल एंट्रोपी बराबर इनिशियल एंट्रोपी होगा तो ज़ीरो होगा चेंज। तो एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी होती तो मैक्सिमम बट चेंज नहीं होता, तो चेंज हो जाएगा इसका ज़ीरो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Thus for a spontaneous process entropy increases till it reaches maximum and at equilibrium entropy is zero। ये अभी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न यही है कि अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो उसका स्पॉन्टेनियस नेचर बढ़ रहा है। अगर एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रहा है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब स्पॉन्टेनियस में डेल्टा एस जो वो पॉजिटिव रहने वाला है और नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा एच जो वो नेगेटिव रहने वाला है। क्लियर है, और यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला भी देख लिया एंट्रोपी क्यू और टी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनियस। देखिए ये एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका डिकम्पोजिशन करवा रहे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डिकम्पोजिशन मतलब हीट आप देना पड़ रहा है इसको, तो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है और एंट्रोपी इसकी भी पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे मैं एंट्रोपी पॉजिटिव क्यों, देखो सॉलिड से ये गैस बन रहा है और मैंने बताया ना कि गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है सॉलिड की कम होती है। तो यहाँ पे एंट्रोपी का चेंज क्या हुआ, इधर एंट्रोपी ज़्यादा, इधर एंट्रोपी ज़्यादा, इधर एंट्रोपी कम, तो है ना चेंज निकालोगे तो एंट्रोपी पॉजिटिव आएगा। तो एंट्रोपी वाले डेटा से एंट्रोपी पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस है, एंट्रोपी पॉजिटिव है तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो मामला यहीं पर अटक गया कि यहाँ से तो लग रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस और यहाँ से लग रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक विवाद हो गया, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन हो गया कि यार एक जगह से तो पता चल रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो एक जगह से पता चल रहा है स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब जो एंट्रोपी भी अकेला स्पॉन्टेनिटी को नहीं समझा सकता है और ना ही एंथैल्पी स्पॉन्टेनिटी को अकेला समझा सकता है। तो दोनों को कंबाइन करके एक नया थर्मोडायनेमिकल टर्म आता है गिब्स एनर्जी का। और गिब्स एनर्जी एंथैल्पी और एंट्रोपी में एक रिलेशन होता है, डेल्टा जी इक्वस टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हालांकि ये इसी वाले फार्मूले से आया है बट हमें उतना नहीं जानना है, हमें बस डायरेक्ट ये कर लेना है।
आपका जो गिब्स एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। एंट्रोपी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया। अब चीज़ को देखते हैं, यहाँ पर देखिए बेटा जी, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। तो जो भी हीट यहाँ से निकलेगा, मतलब सिस्टम कुछ हीट अगर लॉस कर रहा है तो वो हीट किसको मिल रहा है, वो सराउंडिंग को मिल रहा है बगल में। अगर सिस्टम में से हीट का लॉस होता है तो वो किसको मिलता है, वो सराउंडिंग को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग बोलेंगे तो डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग अपॉन में टी, और या फिर ये एच सराउंडिंग का हुआ तो ये माइनस एच हो जाएगा सिस्टम का। अभी वही बोला ना, सिस्टम अगर लॉस कर रहा है तो सराउंडिंग को मिल रहा है, तो सराउंडिंग में पॉजिटिव और सिस्टम के लिए नेगेटिव। तो ये चीज़ समझ में आई। ओके, नाउ द नेक्स्ट, टोटल एंट्रोपी। अभी आपको बताया कि क्या होता है कि सिस्टम प्लस में सराउंडिंग का एंट्रोपी। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, एक इस वाले इक्वेशन को और एक बेटा जी ये वाले इक्वेशन को कंबाइन करें, तो सराउंडिंग की जगह में मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस एच सिस्टम अपॉन में टी, और टी एलसीएम ले लूँगा तो टी को इधर भेज दिया, तो यहाँ पर देख लो टी डेल्टा एच सिस्टम और माइनस डेल्टा एच सिस्टम। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एच टोटल क्या होता है, ज़ीरो से ज़्यादा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम नेवर ज़ीरो, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। आपने बस क्या किया, यहाँ पर अब टेम्परेचर वाला इधर ले गए, टेम्परेचर यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो इस तरीके से, और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब एक चीज़ यहाँ पर हो तो व्हाट इज़ डेल्टा जी, मतलब ये डेल्टा जी क्या है। एक्चुअली में ये देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये क्या है, एनर्जी ही तो है। एनर्जी में से एनर्जी माइनस करो, बट ये जो एनर्जी है इट इज़ नॉट अवेलेबल टू डू यूज़फुल वर्क। मतलब यूज़फुल वर्क सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है जो कि डेल्टा जी के बराबर है। तो डेल्टा जी यहाँ से डिफाइन होता है, डेल्टा जी इज़ द नेट एनर्जी। नेट एनर्जी क्यों, क्योंकि इसमें से ये वाला एनर्जी जो कि यूज़फुल वर्क करने के काम नहीं आ रहा है उसको हम माइनस कर रहे हैं। तो डेल्टा जी इज़ द नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूज़फुल वर्क एंड इट डज अ मेजर ऑफ फ्री एनर्जी। फॉर दिस रीज़न इट इज़ आल्सो नोन एज फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा जी अगर फाइनली अगर नेगेटिव निकल के आया तो हम बोलेंगे कि प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव निकल के आया तो बोलेंगे इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। बात क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक बात निकल के आ रही है कि वाई रिएक्शन इज़ यूजुअली कैरिड आउट एट हायर टेम्परेचर। जनरली रिएक्शन को हायर टेम्परेचर पे ही क्यों किया जाता है, देखो इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो ये वाली जो चीज़ है, अगर रिएक्शन जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिएक्शन है जिसको हीट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा बड़ी हो जाए इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि डेल्टा एच तो फिक्स्ड है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे ये वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा ये वैल्यू बढ़ेगी इस पूरे टर्म का नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाएगा, मतलब रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसीलिए रिएक्शन को यूजुअली हायर टेम्परेचर पे किया जाता है, सो दैट कि रिएक्शन ये जो डेल्टा जी का जो कन्वेंशनल साइन नेगेटिव है वो आ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या रिलेशन है, तो देखो सेकेंड लॉ एक्सप्लेन वाई स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर सो कॉमन। सेकेंड लॉ से ये हमें पता चल पाता है कि स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतना कॉमन क्यों है। क्योंकि देखो दो बातें हैं यहाँ पर, एक टर्म है स्पॉन्टेनियस और एक टर्म है एक्सोथर्मिक। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। जब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो ध्यान से, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पूरा ही नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकेंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इतना कॉमन क्यों होता है। ठीक है, बाकी ये अलग क्वेश्चन है, ये अपना अलग क्वेश्चन है। ठीक है,
तो डेल्टा एच नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए हमें इतने सारे रिएक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉमन रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक। ठीक है, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो उसमें हीट रिलीज होती है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हम स्टार्टिंग में यही मान रहे थे कि डेल्टा एच नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, लेकिन डेल्टा एच अकेले काफ़ी नहीं होता, ये आप अब समझ चुके हैं ना। एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ में क्या रिलेशन है, तो ज़रा देखो, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा एंट्रोपी इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ तो एंट्रोपी डिक्रीज़। चलो इतनी बात समझ में आ गई। एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर, आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सॉलिड का जो एंट्रोपी है वो सबसे कम होता है। सॉलिड में भी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका सबसे कम होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी ज़ीरो की तरफ रीच करेगा जब टेम्परेचर एब्सोलूट ज़ीरो की तरफ जाएगा। एब्सोलूट ज़ीरो की बात करें, ये 0 केल्विन टेम्परेचर की बात की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं 0 केल्विन पर भी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ज़ीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट नाम की भी एक चीज़ होती है। ठीक है, तो एंट्रोपी विल नेवर ज़ीरो, एंट्रोपी विल नेवर ज़ीरो। नाउ डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम देखते हैं। ये आपका इक्विलिब्रियम, तो जो गिब्स एनर्जी है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, ये वैल्यू ज़ीरो होती है, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट में वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें तो डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के होता है, तो ये वैल्यू तो ज़ीरो है ना, ये वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला आ गया, जो के है या तो के सी भी हो सकता है और के पी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू आपके पास न्यूमेरिकल मिलेंगे। और डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालेंगे आप, नॉर्मल नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी तो ज़ीरो होता है, तो स्टैंडर्ड तो आप वैसे ही नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो ये आपका एंट्रोपी वाला पोर्शन है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।